हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू सक्सेस पॉइंट राजस्थान। सभी भावी शिक्षक और सभी भावी शिक्षिकाओं का स्वागत है आपके अपनी प्लेटफॉर्म सक्सेस पॉइंट पर। मनोविज्ञान के बेहतरीन, शानदार और तड़कते भड़कते प्रश्नों के साथ में आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। जो विद्यार्थी शुरुआत से लेकर के लास्ट तक क्लास के अंदर टिक जाएगा उसका 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। और आज की क्लास का देखो पहला प्रश्न भाई साथियों, पहला प्रश्न कह रहा कि किस अवस्था में बालकों के अंदर नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। यानी कि किस अवस्था के अंदर साथियों बाल विकास की किस अवस्था के अंदर नई खोज करने की और निरुद्देश्य घूमने की, यानी कि बिना किसी वजह के एक से दूसरे घर या फिर एक से दूसरी जगह पर जाना, निरुद्देश्य भ्रमण करना, ये जो प्रवृत्ति है ये साथियों किस अवस्था के अंदर पाई जाती है। ये आपका रीट L1 2016 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए शैशव अवस्था के अंदर, ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोर अवस्था, ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन साथियों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति और नई खोज करने की प्रवृत्ति जो है ये किस अवस्था के अंदर पाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे 2 नंबर आ रहा है उत्तर बाल्यावस्था, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति और नई खोज करने की जो प्रवृत्ति है ये पाई जाती है बाल्य अवस्था के अंदर। इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा संग्रह की प्रवृत्ति। ठीक है, संग्रह की जो प्रवृत्ति होती है ये भी साथियों एक बाल्यावस्था की विशेषता है, संग्रह की प्रवृत्ति। ठीक है, इसके अलावा विधायकता की मूल प्रवृत्ति, ये आपके पिछली बार पूछा गया था। ठीक है, विधायकता की जो मूल प्रवृत्ति है, ठीक है, विधायकता की जो मूल प्रवृत्ति है साथियों, विधायकता बोल दो या फिर मौलिकता बोल दो, एक ही चीज़ है। विधायकता या फिर मौलिकता की जो मूल प्रवृत्ति है साथियों ये पाई जाती है बाल्य अवस्था के अंदर। संग्रह की प्रवृत्ति यानी कि जब आप अगली साल टीचर बन के स्कूल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे बालकों के बैग चेक करना, यानी कि 1 से 5 तक के जो विद्यार्थी है उनके जब आप बैग को चेक करोगे तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो है उनके बैग के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये होती है संग्रह की प्रवृत्ति, ये होती है अपनी संग्रह की प्रवृत्ति, ये एक बाल्य अवस्था की विशेषता है। ठीक है, विधायकता की मूल प्रवृत्ति बाल्य अवस्था को कहते हैं। इसके अलावा साथियों उत्पत्ति अवस्था, ठीक है, उत्पत्ति अवस्था पूछें या फिर आपसे गंदी अवस्था पूछें या फिर आपसे सारस आयु पूछे। ठीक है, उत्पत्ति अवस्था, गंदी अवस्था या फिर सरस अवस्था, ये सारी जो है ये साथियों उत्तर बाल्य अवस्था की विशेषताएं हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा है नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति ये पाई जाती है उत्तर बाल्य अवस्था के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन जिन भी विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा उत्तर बाल्य अवस्था। अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन करा कि किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन जो है वो समाहित रहते हैं। ये आपके 3rd ग्रेड जो लेटेस्ट हुआ था 2023 के अंदर, यानी कि 25 फरवरी 2023 को रीट की जो मुख्य परीक्षा हुई थी उसके अंदर साथियों पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि किसके अनुसार अधिगम यानी कि सीखने के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन जो है वो समाहित रहते हैं। ये साथियों जहाँ पर भी आपको वातावरणीय आवश्यकताएं देखने को मिलेगा वहाँ पे जो परिभाषा है ये हो जाएगी किसकी, ये हो जाएगी गार्डनर मर्फी की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये पिछली बार पूछा गया था और इस बार जो है वो पूछा जा सकता है साथियों। परिभाषा करेंगे कि किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन जो है वो समाहित रहते हैं। तो ये जो परिभाषा है ये हो जाएगी गार्डनर मर्फी की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जिन भी विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपके 3rd ग्रेड यानी कि रीट मुख्य परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न है। जहां पर भी वातावरणीय आवश्यकताएं आएगी वहां पर जो है वो गार्डनर मर्फी आएंगे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है साथियों वो कह रहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन है वो अधिगम है। ये अधिगम की परिभाषा जो है ये किसके द्वारा दी गई है। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार जो है वो पूछा जा सका है कि
व्यवहार के कारण साथियों, व्यवहार के अंदर होने वाला जो परिवर्तन है वो क्या है, अधिगम है। भाई व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन जो है वो अधिगम है। मैंने आपको परिभाषा याद करी थी कि जहाँ पर भी 2 बार व्यवहार आएगा वहाँ पर तीसरी बार जो है वो गिलफोर्ड को आना पड़ेगा। यानी कि मैंने कहा था कि जहाँ पर भी आपको, जैसे परिभाषा के अंदर आपको 2 बार व्यवहार शब्द देखने को मिलेगा, जहाँ पर भी आपको 2 बार व्यवहार शब्द देखने को मिलेगा वहाँ पर तीसरी बार जो है वो गिलफोर्ड आएगा। यानी कि जहाँ पर भी 2 बार व्यवहार आ गया वहाँ पर जो है वो तीसरी बार गिलफोर्ड आएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। गिलफोर्ड की परिभाषाएं की व्यवहार के कारण व्यवहार के अंतर्गत होने वाला जो परिवर्तन है वो साथियों अधिगम है। ये परिभाषाएं किसकी, ये परिभाषा है गिलफोर्ड की। तो इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन है वो अधिगम है। ये परिभाषा है गिलफोर्ड की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है वो साथियों कह रहा है कि निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन जो है वो बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। ये आपके रीट L2 के अंदर पूछा गया प्रश्न है 2022 के अंदर। निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन जो है वो बाल विकास इनके चाइल्ड डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, सिद्धांत है, उनसे संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन सीधा पूछें कि भाई संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो अपने करना है जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे जो हैं ये साथियों संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, जीन पियाजे। ठीक है, उसके बाद में देखिए ऑप्शन बी इब्राहिम मैस्लो, ऑप्शन सी अल्बर्ट बांडुरा दिया है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है, ठीक है, सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक अगर आपसे पूछें कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा, या फिर किसी ने ऐसे पूछें कि सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है या फिर इसके प्रतिपादक कौन है, तो अपने कर देना कौन, अल्बर्ट बांडुरा। ठीक है, संज्ञानात्मक पूछें तो करना है जीन पियाजे, अगर आपसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पूछें तो करना है अल्बर्ट बांडुरा, और अगर आपसे लेव वाइगोस की पूछें तो करना है सामाजिक और सांस्कृतिक। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत है साथियों, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत है ये दिया है लेव वाइगोस्किन। तो इस क्वेश्चन का आपके ऑप्शन 2 नंबर जिन भी विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा इब्राहिम मैस्लो जो है वो बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। साथियों इब्राहिम मैस्लो जो है ये आपके बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा इब्राहिम मैस्लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है और ये आपके रीट L1 2016 के अंदर साथियों, रीट L1 2016 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया के अंदर विद्यार्थी क्या है। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया के अंदर जो है वो विद्यार्थी क्या है, आश्रित चर है, स्वतंत्र चर है, मध्यस्थ चर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो साथियों, शिक्षण की प्रक्रिया के अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार के चर होते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया के अंदर मुख्य रूप से अपने 3 प्रकार के सर होते हैं। ठीक है, एक तो होता है स्वतंत्र सर। ठीक है, एक तो हो गया स्वतंत्र। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है आश्रित, दूसरा हो गया आश्रित, और तीसरा जो है वो हो गया यहाँ पे मध्यस्थ। ठीक है, इस प्रकार की शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है साथियों, शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर अपने मुख्य रूप से जो है वो 3 प्रकार के चर होते हैं। ठीक है, एक तो चर हो गया वो हो गया स्वतंत्र। तो देखो स्वतंत्र चर की अगर मैं बात करूं तो स्वतंत्र चर के अंदर जो है वो आएगा शिक्षक। ठीक है, शिक्षक जो है साथियों, टीचर जो है वो हमेशा स्वतंत्र चर होता है। ठीक है, स्वतंत्र चर जो है वो होता है टीचर यानी कि शिक्षक। उसके बाद में आश्रित चर की बात करूं तो विद्यार्थी या फिर छात्र जो है ये साथियों आश्रित चर होता है। ठीक है, विद्यार्थी या फिर छात्र जो है ये साथियों आश्रित चर होता है। और अगर मध्यस्थता की बात करूं तो इन दोनों के बीच में जितने भी चर आ रहे हैं वो सारे जो है वो मध्यस्थ है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन के अंदर या तो आश्रित पूछेगा या फिर आपसे जो है वो पूछेगा अपने स्वतंत्र चर। तो यहाँ पे आपसे पूछा है शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है, शिक्षण प्रक्रिया के अंदर विद्यार्थी क्या है, तो विद्यार्थी जो है ये साथियों एक आश्रित चर है।
ठीक है। विद्यार्थी जो हैं ये एक आश्रित चर हैं, आश्रित चर हैं। अगर आपसे पूछें कि शिक्षण की प्रक्रिया के अंदर शिक्षक क्या है, ठीक है, शिक्षक जो है वो साथियों एक स्वतंत्र चर हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जिन भी विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया के अंदर विद्यार्थी जो है ये साथियों आश्रित चर हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन भाई। हाँ जी, देखो साथियों, अगला जो प्रश्न है वो कहना है कि शिक्षण प्रक्रिया में किससे आश्रित चर जो है वो कहा जाता है, ठीक है। आश्रित चर जो है वो देखो सर तीन प्रकार के, स्वतंत्र चर कौन हो गया, शिक्षक हो गया, ठीक है। आश्रित चर हो गया विद्यार्थी, और एक होते हैं मध्यस्थ। तो यहाँ पे आपसे पूछा है आश्रित चर का, तो ये हो जाएंगे विद्यार्थी, यानी कि छात्र जो हैं ये साथियों आश्रित चर होते हैं। और साथियों अगर यहाँ पे हम बात करें शिक्षक की, तो शिक्षक जो हैं ये अपने स्वतंत्र चर होते हैं, ठीक है। शिक्षक जो हैं ये हमेशा स्वतंत्र चर होंगे, और विद्यार्थी जो हैं ये साथियों आश्रित चर होता है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन जो है वो आपसे जरूर पूछा जाएगा, अच्छे से ध्यान रखना। शिक्षक हमेशा स्वतंत्र चर हैं और विद्यार्थी जो हैं ये हमेशा आश्रित चर हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, हाँ जी, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि शिक्षण का कौन सा प्रकार, साथियों शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। शिक्षण का कौन सा प्रकार जो है वो शिक्षण के उद्देश्यों के ऊपर आधारित नहीं है। ये आपके L2 रीट L2 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न कि शिक्षण का कौन सा ऐसा प्रकार है जो शिक्षण के उद्देश्यों के ऊपर आधारित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए देखो, संज्ञानात्मक शिक्षण ये बिल्कुल है, वर्णात्मक भावात्मक बिल्कुल है, मनोगत्यात्मक ये बिल्कुल है। लेकिन साथियों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस वर्णात्मक शिक्षण की, ठीक है, इस वर्णात्मक शिक्षण की बात करें तो ये अपने शिक्षण के उद्देश्यों के ऊपर आधारित नहीं है। तो वर्णात्मक जो शिक्षण होता है साथियों, वर्णात्मक शिक्षण की अगर मैं बात करूँ तो ये शिक्षण के उद्देश्यों के ऊपर आधारित नहीं है। जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे 2 नंबर आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा वर्णात्मक शिक्षण जो है ये शिक्षण के उद्देश्यों के ऊपर आधारित नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और हाँ जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपके 2018 का जो रीट का L1 का पेपर होता साथियों 11 फरवरी को, उसके अंदर पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है। ब्लूम ने मुख्य रूप से साथियों जो हैं वो 3 क्षेत्र बताए हैं, ठीक है। शिक्षण के 3 क्षेत्रों की बात किसने की है, ब्लूम ने की। तो ब्लूम के तीनों में से कौन सा जो है, यानी कि चारों में से कौन सा जो है वो ब्लूम का एक क्षेत्र नहीं है। संज्ञानात्मक ये होता है, क्रियात्मक ये होता है, भावात्मक होता है, और मनोप्रेरणा। देखो यहाँ पे संज्ञानात्मक होता है, क्रियात्मक भी होता है, और भावात्मक और मनोप्रेरणा। देखो साथियों यहाँ पे आपका जो है देखो क्रियात्मक और मनोप्रेरणात्मक ये दोनों एक ही हैं, ये तो दोनों साथियों एक ही हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा था 11 फरवरी को, लेकिन संज्ञानात्मक क्रियात्मक पूछे या फिर मनोप्रेरणा पूछे दोनों एक ही हैं। और तीसरा जो है वो है भावात्मक। 1 नंबर पे संज्ञानात्मक आएगा, 2 नंबर पे क्रियात्मक या फिर मनोप्रेरणात्मक, ये दोनों एक ही हैं तो ये 2, और तीसरे नंबर पे जो है वो आ जाएगा भावात्मक। तो इस प्रकार से ब्लूम के जो है वो 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक या फिर मनोप्रेरणा एक ही है, और तीसरा जो है वो है भावात्मक। तो इस क्वेश्चन का आपका जो है वो बोनस अंक जो है वो दिया गया था, ठीक है। आप जो है वो आंसर की या फिर आप जो है वो पेपर उठा के देख लेना, इस क्वेश्चन का आपका जो है वो एक बोनस अंक के रूप में जो है वो दिया गया था। क्योंकि देखो क्रियात्मक और मनोप्रेरणा, क्रियात्मक या फिर मनोप्रेरणात्मक जो है ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। संज्ञानात्मक और भावात्मक, इस प्रकार से ब्लूम के जो है वो शिक्षण के प्रमुख 3 क्षेत्र हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, हाँ जी, अगला जो प्रश्न है वो साथियों कह रहा है कि निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वो उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करना उसका हिस्सा नहीं है। ये आपका क्वेश्चन 3rd ग्रेड का जो पेपर होता है 2013 के अंदर, उसके अंदर पूछा गया प्रश्न। और साथियों जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपके रीट के अंदर जो है वो रिपीट होकर पूछे जाएंगे। वही प्रश्न आपके जो है वो रीट के अंदर वापस रिपीट होकर के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा कौन सा नहीं है, ठीक है। इन चारों में से कौन सा जो है वो उपलब्धि परीक्षण, इनकी उपलब्धियों का परीक्षण करना, ठीक है, उसकी निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए देखिए, पद का
विश्लेषण करना, ये बिल्कुल है। इकाई योजना, ब्लूप्रिंट या फिर उत्तर कुंजी, बताओ भाई कौन सा ऑप्शन, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है ये उपलब्धि परीक्षण निर्माण का हिस्सा नहीं है। तो इसमें से साथियों इन चारों में से जो अपना यहाँ पे इकाई योजना, इन चारों में से अपना जो इकाई योजना है ये उपलब्धि परीक्षण निर्माण का एक हिस्सा नहीं है। कौन सा? इकाई योजना। इकाई योजना जो है ये उपलब्धि परीक्षण निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। बाकी पद विश्लेषण है, उत्तर कुंजी भी उत्तर कुंजी भी है और ये ब्लूप्रिंट भी है। ठीक है, तो इकाई योजना यहाँ पे जिनका भी आंसर 2 नंबर आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा। इकाई योजना जो है ये साथियों उपलब्धि परीक्षण की निर्माण की प्रक्रिया का एक हिस्सा नहीं है। ठीक है, जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन 2 है, ठीक है, उनकी तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतरीन और गजब लेवल की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है वो साथियों कह रहा है कि सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। ये आपके रीट L2 2011 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को आराम से धैर्य के साथ में पढ़ोगे तो मनोविज्ञान का आपका एक भी प्रश्न जो है वो मैं गलत नहीं जाने दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि सृजनशीलता, देखो सृजनशीलता क्या होती है। सृजनशीलता का मतलब हो गया कि विद्यार्थियों को कोई भी समस्या जो है वो दी जाती है, उसके बाद में उनसे कहा जाता है कि आप जो है वो इस समस्या का हल निकालने का प्रयास करें, तो ये होती है सृजनशीलता। ठीक है, अपनी ओर से जो है वो कुछ करना, उसको हम बोलते हैं सृजनशीलता। ठीक है, पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। तो ये साथियों कौन सी विधि है? ब्रेन स्टॉर्मिंग है या फिर व्याख्यान विधि है, सर्वेदर्शी सामग्री या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों ये जो सृजनशीलता के पोषण के लिए जिस विधि को हम काम में लेंगे वो विधि है अपनी कौन सी? ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग ये बहुत ही शानदार विधि है और ये साथियों जो विधि है ये दी थी आशु बेल ने। ठीक है, ये जो विधि है साथियों ये दी थी किसने? आशु बेल के द्वारा। ये जो साथियों विधि है ये अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग है या फिर विचारावेश। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग या फिर विचारावेश जो विधि है ये साथियों दी है ओसबॉर्न ने। ठीक है, ये जो विधि है ये किसने दी है? ये दी है ओसबॉर्न के द्वारा। ठीक है, ये विधि क्या होती है? देखो ये विधि ये कहती है कि आप जो है वो बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई एक समस्या देंगे, बच्चे जो है वो खुद उस समस्या का क्या करेंगे? समाधान करेंगे। ठीक है, ये जो विधि है ये मुख्य रूप से समस्या समाधान के ऊपर आधारित है। ठीक है, ये जो विधि है साथियों ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है या फिर विचारावेश। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग या फिर विचारावेश जो विधि है ये मुख्य रूप से आपकी समस्या समाधान के ऊपर आधारित है। अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछें कि ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि या फिर समस्या समाधान विधि जो है ये किसके द्वारा दी गई है, तो ये दी गई है ओसबॉर्न के द्वारा। और सृजनशीलता का विकास करना है, सृजनशीलता का पोषण करना है, तो उसके अंदर इस ब्रेन स्टॉर्मिंग या फिर इस विचारावेश विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे सीधा पूछें कि इसके प्रतिपादक कौन है, तो करना है ओसबॉर्न जो है वो साथियों इसके ब्रेन स्टॉर्मिंग की जो प्रक्रिया है, इनकी जो शिक्षण विधि है, इसके प्रतिपादक हैं ओसबॉर्न। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जिन भी विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही जगह ये होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि अधिगमकर्ता के ज्ञानात्मक विकास हेतु प्रश्नोत्तर पद्धति, देखो प्रश्नोत्तर पद्धति का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किसने किया, तो ये सबको पता है। प्रश्नोत्तर विधि आए तो वहाँ पे आएगा सुकरात। ठीक है, जहाँ पर भी प्रश्नोत्तर पद्धति आए तो वहाँ पे प्रश्नोत्तर पद्धति के जो आविष्कारक के साथियों ये अपने सुकरात हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन जिन भी विद्यार्थियों का है उनका बिल्कुल यहाँ पे से जगह प्रश्नोत्तर पद्धति अगर आपसे पूछें तो करना है सुकरात। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि बड़ी कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि जो है वो कौन सी है। ये आपके 3rd ग्रेड के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि बड़ी कक्षाओं के अंदर साथियों जो भी आपकी 8वीं 9वीं 10वीं या फिर 11वीं जो बड़े स्तर की क्लास हैं उसके लिए जो है वो कौन सी विधि सबसे बेस्ट है, तो वो साथियों हो जाएगी समस्या समाधान विधि। यानी कि छात्रों के सामने समस्या पेश की जाए और छात्र जो है वो खुद उस समस्या का समाधान निकालें, तो ये होती है अपनी समस्या समाधान विधि, जो कि बड़ी कक्षाओं में जो माध्यमिक बोर्ड की या फिर उच्च माध्यमिक जो शिक्षा है उनके लिए जो है वो उपयोगी है। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा समस्या समाधान विधि। देखो अगला क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि
किस प्रकार के तर्क में एक व्यक्ति विशिष्ट तथ्यों से सामान्य निष्कर्ष की ओर बढ़ता है। तो साथियों देखो, विशिष्ट से सामान्य निष्कर्ष की ओर, ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, वो अपने बढ़ता है आगमन विधि के अंदर, ठीक है। आगमन विधि जो होती है ये हमेशा आगमन विधि उदाहरण से नियम की तरफ चलती है। आगमन विधि जो है ये उदाहरण से नियम की तरफ, और आगमन विधि जो है ये चलेगी विशिष्ट से सामान्य की तरफ। विशिष्ट से सामान्य की तरफ इनकी आगमन जो विधि है साथियों, आगमन जो विधि है ये अपनी उदाहरण से नियम की तरफ और सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलती है। इसके अलावा अज्ञात से फिर ज्ञात की तरफ चलती है। तो इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन से होगा। आगमन जो विधि है ये हमेशा विशिष्ट तथ्यों से सामान्य की तरफ चलती है। तो इस क्वेश्चन का जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन ए है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा आगमन विधि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि शिक्षण की किंडरगार्टन पद्धति किस पर आधारित है। देखो साथियों, ये जो किंडरगार्टन पद्धति है, ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक हैं फ्रोबेल, ठीक है। ये जो किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति है ये दी गई है फ्रोबेल के द्वारा, ठीक है। किंडरगार्टन जो शिक्षण पद्धति है इसके प्रतिपादक पूछे तो करना है फ्रोबेल, ठीक है। ये फ्रोबेल जो हैं ये थे जर्मनी के, और जो ये किंडरगार्टन शब्द है ये साथियों इस जर्मनी भाषा का एक शब्द है, ठीक है। किंडरगार्टन जो शब्द है ये साथियों जर्मन भाषा का शब्द है। इसका मतलब हो गया बच्चों का बाग, ठीक है। इसका मतलब किंडरगार्टन का मतलब क्या हो गया? किंडरगार्टन का मतलब हो गया बच्चों का बाग। ये जो शिक्षण विधि है इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं फ्रोबेल। फ्रोबेल कहाँ के थे? जर्मनी के। और ये जो किंडरगार्टन जो शब्द है ये साथियों जर्मनी भाषा का है। और ये जो एक विधि है, ये जो पद्धति है ये खेल विधि के ऊपर आधारित है। यानी कि किंडरगार्टन पद्धति ये कहती है कि बच्चों को जो है वो खेल खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा किंडरगार्टन, जिसके प्रतिपादक फ्रोबेल है। ये जर्मनी भाषा का शब्द है और किंडरगार्टन का मतलब बच्चों का बाग होता है। और इस विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल है। और ये जो विधि है ये एक खेल विधि है, यानी कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाना, ये कहती है किंडरगार्टन पद्धति या फिर विधि। अगला क्वेश्चन देखो। अगला जो प्रश्न है वो कहना है कि निदान का अर्थ अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण है। ये कथन जो है वो किसका है? ये आपके थर्ड ग्रेड 2013 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है कि निदान का अर्थ अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करता है। ये कथन जो है ये साथियों किसका है? ब्राउन का है, सिम्पसन का है, गुड का है या फिर स्टीवर्ट का है? बताओ भाई कौन सा ऑप्शन साथियों? निदान का अर्थ किसी भी चीज का समस्या का हल करना, निदान करना। निदान का अर्थ अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना, ये कथन हो जाएगा ब्राउन का। जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है 1 नंबर उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा ये जो कथन है निदान को लेकर के, ये जो कथन है ये साथियों किसका है? ये अपने ब्राउन का है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा निदान का अर्थ हो गया अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल से होगा ब्राउन का है। अगला देखो। अगला जो प्रश्न है वो कहना है कि निम्नलिखित में से क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी जो है वो एक उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? आपको नहीं बताना कि इनमें से कौन सी जो है वो एक उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए देखिए, विश्वसनीयता, बिल्कुल विश्वसनीयता जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता बिल्कुल होनी चाहिए। वैधता बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन अस्पष्टता जो है वो कदापि नहीं होनी चाहिए। तो इसमें उत्तम उपलब्धि परीक्षण की एक विशेषता नहीं है अस्पष्टता। बाकी विश्वसनीयता बिल्कुल है, वस्तुनिष्ठता बिल्कुल है और वैधता जो है वो बिल्कुल होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन जिन भी विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा अस्पष्टता। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो प्रश्न है वो कहना है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर विषय का परिचय देने के लिए दी जाती है। सबसे पहले जब हम क्लास के अंदर जाएंगे, जैसे आप जो है वो क्लास के अंदर जा रहे हैं और 8वीं क्लास में गए और आपने जो है वो राजस्थान के दुर्ग पढ़ना शुरू किया, तो सबसे पहले आप जो है वो दुर्गों के बारे में, यानी कि दुर्ग क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, तो उनके बारे में सामान्य जानकारी देना वो साथियों प्रस्तावना कहलाती है, ठीक है। किसी भी टॉपिक के बारे में जब आप उसको सामान्य जानकारी, यानी कि जो आपने पहले पढ़ाए हैं, जो आपने पूर्व के अंदर पढ़ाए हैं, उनकी पूर्व ज्ञान के आधार पर, पूर्व ज्ञान को साथ में
जोड़ते हुए उस टॉपिक के बारे में जो है वो सबसे पहले बच्चों को सामान्य जानकारी देना, क्या होता है, कैसे होता है, तो ये जो है वो अपनी प्रस्तावना कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 नंबर बिल्कुल सही होगा। ये जो है वो साथियों प्रस्तावना कहलाती हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और आज की अपनी क्लास का अगला क्वेश्चन भाई, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कारक समस्या समाधान में बाधक हो सकता है। ठीक है, समस्या यानी कि किसी भी समस्या का हल करना, समस्या का समाधान करना, इसमें से कौन सा कारक जो है वो उसका बाधक हो सकता है। ये आपके थर्ड ग्रेड टीचर 2013 के अंदर यानी कि रीट के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कारक समस्या समाधान में बाधक हो सकता है। ठीक है, मानसिक वृत्ति, रुचि, देखो रुचि, बुद्धि या फिर पूर्व अधिगम ये जो है वो बाधक नहीं है, लेकिन मानसिक वृत्ति, ठीक है, मानसिक वृत्ति जो है ये जरूर किसी समस्या के समाधान के अंदर बाधा उत्पन्न कर सकती है, मानसिक वृत्ति। ठीक है, देखो रुचि अगर नहीं है तो भी समस्या का समाधान करना पड़ेगा, बुद्धि नहीं है फिर भी समस्या का समाधान करेंगे, और अधिगम अगर लर्निंग नहीं है तो भी हम कर लेंगे, लेकिन मानसिक वृत्ति जो है ये मुख्य फैक्टर है एक समस्या के समाधान के अंदर, मानसिक वृत्ति। तो जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा मानसिक वृत्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि योजना विधि में छात्रों को वातावरण मिलता है। देखो योजना जो विधि होती है उसमें साथियों छात्रों को जो है वो सहयोग का वातावरण मिलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन से होगा, यानी कि योजना विधि के अंतर्गत छात्रों को सहयोग का, हेल्प का वातावरण जो है वो मिलता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और ये क्वेश्चन आपकी रीट के अंदर 2013 के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि योजना विधि में छात्रों को वातावरण मिलता है सहयोग का। ठीक है, योजना विधि क्या होती है, छात्रों के ग्रुप बनाए जाते हैं और ग्रुप के माध्यम से वो जो है वो पढ़ाई करते हैं, ग्रुप के माध्यम से वो समस्याओं का समाधान करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं योजना विधि। तो इसमें जो है वो सहयोग की भावना विकसित होती है, यानी कि सहयोग का वातावरण मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि नाटक विधि में रुचि लेते हैं। ठीक है, नाटक विधि, तो इसमें होगा नाटक विधि जो है ये होती है प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के जो बालक होते हैं वो जो है वो नाटक के अंदर रुचि लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नाटक विधि में रुचि लेंगे प्राथमिक स्तर के बच्चे, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे होते हैं ये अपने नाटक विधि के अंतर्गत रुचि लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, अगला जो प्रश्न है साथियों वो कह रहा है कि आप कक्षा में रामायण प्रकरण जो है वो पढ़ाना चाहते हैं, आप एक कक्षा के अंदर रामायण प्रकरण जो है ये पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, आप कौन सी विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, ये आपके रीट के अंदर इनकी थर्ड ग्रेड के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि एक कक्षा के अंदर आपको जो है वो रामायण का प्रकरण पढ़ाना है। ठीक है, उसके लिए आप जो है वो किस विधि का चयन करेंगे या फिर किस विधि को आप जो है वो सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। ऑप्शन ये देखिए, खोज विधि को, खोज विधि अगर कोई अन्वेषण करना होता, अगर कोई विज्ञान की प्रक्रिया होती तो उसमें जो है वो खोज विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन भ्रमण विधि ये रामायण में नहीं होता। देखो भ्रमण क्या होता है, जहाँ पर भी अगर आपको कहीं पर भी ऐसा कहा जाए कि भाई आपको राजस्थान के किलों के बारे में पढ़ना है, राजस्थान की आपको धरोहर के बारे में पढ़ना है, तो वहाँ पर जो है वो ये भ्रमण विधि जो है वो उपयोगी हो सकती है। समस्या समाधान विधि ये तो किसी समस्या में काम आएगी, और कहानी विधि बिल्कुल साथियों, जहाँ पर भी आपको छात्रों को इस प्रकार की रामायण या फिर महाभारत या फिर कोई कहानी के माध्यम से कोई शिक्षा देनी है, तो वहाँ पे जो है वो आप कहानी विधि का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार की, जैसे रामायण क्या थी, रामायण भाई एक कहानी थी। ठीक है, अब जो महाभारत है वो भी एक कहानी ही थी, तो इसके अंदर यानी कि इस प्रकार के प्रकरण पढ़ाने के लिए हम जो है वो छोटे बच्चों के लिए इस कहानी विधि का प्रयोग करेंगे। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा, रामायण प्रकरण पढ़ाना है तो वहाँ पे जो है वो कहानी विधि का प्रयोग किया जाएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ क्या है। ठीक है, पढ़ाते समय चित्र दिखाने से सबसे अधिक लाभ जो है वो क्या होगा, अध्यापक को आराम मिलता है, पाठ को समझने में सहायक है, रोचकता है, या फिर मनोरंजन है। तो इसमें से चित्र दिखाएंगे तो वहाँ पे जो है ये पाठ को समझने में सहायक भी हो सकता है। ठीक है, और रोचकता भी हो सकती है और मनोरंजन भी हो सकता है। तो इसमें जो मोस्टली होगा वो होगा पाठ को पढ़ाने में सहायक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से होगा, ये जो है वो पाठ को पढ़ाने के अंदर सहायक होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि
शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? ठीक है, शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? ठीक है, कान व उससे जुड़ी नसों का सही प्रकार से काम नहीं करना, भाषा के बोलने में असामान्यता होना, मानसिक सक्रियता का कम होना, या फिर व्यवहारिक और सामाजिक बुद्धि के अंदर कमी होना। ये आपके रीट L2 2012 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। और शैक्षिक, देखो यहाँ पे शैक्षिक समस्याएं होगी, जिन बालक जो पढ़ने के अंदर कमजोर होगा वो जो है वो भाषा के बोलने में असामान्यता होना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा, भाषा के बोलने में असामान्यता होना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि कौन सा विद्यार्थी आयत तथा वर्ग का अवबोध यानी कि समझ रखने वाला कहलाएगा? इनमें से कौन सा ऐसा विद्यार्थी है जो आयत और वर्ग का अवबोध यानी कि समझ रखने वाला कहलाएगा? जो अक्सर से अक्सर प्रत्येक की परिभाषा दे, यानी कि जो है वो दोनों की परिभाषा बताते हैं, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि दोनों की समानता तथा असमानता के बिंदुओं को बता सके। बिल्कुल, ये ऑप्शन से यहाँ पे जो है आपका दोनों यानी कि 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। वो जो है वो आयत के बारे में बता सके कि भाई आयत जो है वो उसकी आमने सामने की भुजा जो है वो बराबर होती हैं, और वर्ग की जो है वो चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये तो हो गई एक असमानता। ठीक है, समानता क्या होती है? समानता में जैसे प्रत्येक यानी कि वर्ग और आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो साथियों 90 डिग्री का होता है। तो ये होगी समानता। इस प्रकार से समानता और असमानता को जो है वो बता सकें तो ये होती है, दोनों होगा इसमें। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है और ये है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभाषा सूत्र जो है ये किसने दिया? ताराचंद कमेटी ने, मुद्रालय आयोग ने, कोठारी कमीशन ने, या फिर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के द्वारा? इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप सभी को कमेंट करके बताना है। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।